नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है हमारी क्लास नंबर 30 और 30 नंबर क्लास के अंदर हम जो टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा जो टॉपिक है ये यहाँ से एक प्रश्न जो पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है। तो ये जो टॉपिक अपने करेंगे पूरे अच्छी तरीके से बिल्कुल डेप्थ तक इसको हम करेंगे और जितना भी मैटर इसके अंदर रहता है। देखो, ऊष्मा के बारे में जो स्टडी है वो छठी क्लास से करवाई जाना स्टार्ट हो जाती है। मतलब छठी में, सातवीं में, आठवीं में इनके लेसन लगते हैं, 10th क्लास में भी इसका एक लेसन लगता है। इसका मतलब पूरा अच्छी तरीके से अपने को करना है और वो सभी पॉइंट जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो अपने इस स्लाइड में अच्छी तरीके से बिल्कुल समावेश किया गया है कि कोई भी प्रश्न जो है वो आपके इस क्लास से बाहर ना जाए। तो इस क्लास को आप अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा और अच्छी तरीके से अपने को इसको याद करना है। और साथ ही साथ वो कुछ नए नए तरीके और ट्रिक्स जो है वो तो मैं, जैसा कि आपको पता ही होगा अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो ये मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, वास्तव में ऊष्मा होती क्या है? ऊष्मा मतलब किसी भी, जैसे हम कोई आग जलाते तो हमें क्या मिलता है? ऊष्मा मिलती है। और ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य जो है ये अपना ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। और ऊष्मा वास्तव में होती क्या है? ऊष्मा एक आंतरिक ऊर्जा होती है। किसी भी वस्तु के अंदर जो ऊर्जा समाहित होती है उस आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा बोला जाता है। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? देखो, मान लीजिए जैसा कि आपने राजस्थान जीके के अंदर, देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ सीधा सीधा। राजस्थान जीके के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो मानसून आता है वो मानसून कैसा होता है? एक निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। ठीक है, निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं बहती है। उसी तरीके से ऊष्मा का भी प्रसार कैसे होता है? ऊष्मा भी उसी तरीके से उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ जो है वो ऊष्मा चलती है। कैसे चलती है? देखो, मान लीजिए हीटर है, हीटर से बाहर ऊष्मा क्यों निकलती है? क्योंकि वहां पर अधिक ताप जो है, ऊष्मा जो है हीटर के पास में ज्यादा है और रूम के अंदर जो ऊष्मा कम होती है। तो उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ उसका क्या होता है? प्रभाव होता है। ठीक है, और छोटी छोटी और कई जानकारी जो है अपने साथ में लेते हुए चलेंगे। फिलहाल देखते हैं। देखो, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक आंतरिक ऊर्जा है। किसी भी पदार्थ के अंदर संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, और ये देखो उसका प्रवाह कैसे होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। ठीक है, उच्च ताप से निम्न ताप। अब देखो, जैसे अपना जो रेगिस्तान है, थार डेजर्ट है, ठीक है, थार मरुस्थल। ठीक है, यहां पर क्या रहती है? गर्मी रहती है, मतलब गर्म इलाका है। गर्म इलाका है तो दाब कैसा रहेगा? दाब निम्न रहेगा। और कोई समुद्र के पास में जो एरिया है, जो ठंडा एरिया है, वहां पर क्या होगा? दाब उच्च होता है। तो वहां से क्या होती है? ठंडी हवाएं चलती है और थार के मरुस्थल की तरफ आती है। इसका मतलब क्या हुआ? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ क्या होता है? प्रवाह होता है। उसी तरीके से उष्मा भी उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ इसका प्रवाह होता है। ठीक है, अब उष्मा का आदान प्रदान कैसा होता है? अब देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वहां से आपके प्रश्न जो है पेपर में आपको पक्का पक्का देखने को मिलेंगे। देखो, ये एक टेबल दी गई है। ये टेबल एज इट इज अपने को याद करनी है कि इसका रूपांतरण किस तरीके से होता है और इसका रूपांतरण करने का कार्य कौन करता है, इसके बारे में अपने को यहाँ पर पूरा बताया गया है। ठीक है, अब देखो, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा के अंदर देखो कौन परिवर्तित करता है? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अपने विद्युत ऊर्जा देते हैं और उसको वो गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं? जैसे पानी की मोटर होती है, उसको अपने क्या देते हैं? उसको अपने विद्युत देते हैं। तो फिर वो क्या करती है? उसको यंत्र की ऊर्जा के द्वारा उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर कौन कन्वर्ट करता है? तो विद्युत मोटर करती है। उसके बाद में देखो, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, मतलब ऐसे कौन सी चीज है जिसको अपने विद्युत देते हैं फिर वो अपने को ऊष्मा देती है? तो हीटर जो होता है वो क्या करता है? उसको अपने क्या देते हैं? विद्युत वाली ऊर्जा देते हैं और उसको वो ऊष्मा के अंदर परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब हीटर जो होता है वो अपना क्या हो जाएगा? इसका एक युक्ति हो जाएगी। उसके बाद में देखो, विद्युत ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा। ऐसी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको विद्युत ऊर्जा देते हैं और वो उसको प्रकाश में परिवर्तित कर देती है? तो ट्यूबलाइट या फिर बल्ब। देखो यहाँ पर क्या है? ट्यूबलाइट, बल्ब। अब देखो नेक्स्ट है अपना विद्युत ऊर्जा दी जाती है और ध्वनि ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति। देखो, जिसको विद्युत दिया जाता है और वो फिर अपने को
ध्वनि देती है, ध्वनि देने का कार्य करती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कोई भी घंटी हो जाएगी या फिर स्पीकर भी यहाँ पर हो सकता है, स्पीकर। ठीक है, घंटी या फिर स्पीकर। उसके बाद में देखो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, मतलब जिसको प्रकाश दिया जाता है, लाइट देंगे, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा देंगे, मतलब कि सूर्य का जैसे प्रकाश है वो प्रकाश देंगे और वो अपने को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देगी। तो देखो विद्युत सेल जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने की पूरी संभावना समझो। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से मतलब प्रकाश ऊर्जा दी जाती है और फिर उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो ये कौन होता है, सेल होता है। ये क्या, सेल जो होता है वो इसी तरीके से चार्ज होता है। अब उसके बाद में ये फिर से इंपॉर्टेंट, फिर से देखो प्रकाश ऊर्जा दी, मतलब सूर्य का प्रकाश दिया, लेकिन वो विद्युत रासायनिक ऊर्जा, विद्युत रासायनिक ऊर्जा, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है वो क्या कर देती है, वो चेंजिंग कर देती है। प्रकाश ऊर्जा दी जाती है और विद्युत रासायनिक ऊर्जा के अंदर वो उसको परिवर्तित करने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद में देखो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। देखो यांत्रिक ऊर्जा मतलब यंत्र से ऊर्जा जो दी है वो यांत्रिक, यंत्र के द्वारा दी है, मतलब जैसे कि हम जनरेटर को घुमाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत दे देती है अपने को, तो ये है जनरेटर, इसका कार्य करता है। क्या करता है, जनरेटर कार्य करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में देखो ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, और देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंजन, ये भी अपने पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में है ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ताप विद्युत पुंज। ये अपने को देखो जो हार्ड लग रहे हैं ना वो जरूर याद करना, वो पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि एकदम इजी वाले तो सबके लिए इजी है, आने की वो भी संभावना रहती है लेकिन थोड़ी सी कम संभावना रहती है। ठीक है, अब देखो ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो ताप विद्युत पुंज, ताप विद्युत पुंज, तो इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। ऊष्मा, ऊष्मा से तो क्या हो जाएगा, ताप संबंधित है, और विद्युत ऊर्जा से देखो विद्युत पुंज यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये दो हो जाएंगे। ठीक है, देखो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, मतलब रासायनिक ऊर्जा दी जा रही है, जैसे कि कोयला है, रासायनिक ऊर्जा इसको दी जाती है, रासायनिक ऊर्जा से किस में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा उसको देते हैं। कैसे देते हैं भाई, सेल को चार्ज किया तो उसके अंदर कोई ना कोई रसायन भरा, कोई ना कोई केमिकल भरा है, तो उसको रासायनिक ऊर्जा दे दी। अब वो अपने को क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की जगह अगर प्रकाश ऊर्जा होता तो बैटरी यानी कि टॉर्च हो जाता। देखो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, तो टॉर्च जो है इसका कार्य करती है। कौन करता है, टॉर्च करती है। उसके बाद में देखो यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा दी, देखो यांत्रिक ऊर्जा से जब देते हैं और मान लो विद्युत ऊर्जा, तो ये जनरेटर हो जाता। अगर यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, तो चलते हुए इंजन के ब्रेक लगाना, चलते हुए इंजन की ब्रेक लगाना। और ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा क्या था, इंजन था। ठीक है, तो दोनों याद रखने, ये वाला भी, लास्ट वाले ये जो सारे हैं ये देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ऊष्मा से गिरता पिंड, तो ये हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ऊष्मा से मतलब कोई गर्मी के कारण से, ऊष्मा के कारण से कोई पिंड अगर गिरता है तो उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊपर से नीचे गिरने पर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित होती है। तो गिरने से संबंधित आएगा तो अपने क्या हो जाएगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, ये होता है mgh। ठीक है, और काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा ये होता है हाफ mv²। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, अब देखो, अब ताप के बारे में अपने जो चेंजेस है, चेंज होने वाली जो चीज है वो अपने यहाँ पर देख चुके हैं, और वहां से आपको प्रश्न पक्का पक्का देखने की, मतलब पेपर में पक्का पक्का प्रश्न मिलेगा। इसलिए इस टेबल को जो है किसी भी तरीके से याद करना है, पर याद जरूर करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। अब देखो ताप क्या है, ताप एक भौतिक राशि है। ताप को कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो ये भौतिक विज्ञान की राशि है, इसलिए इसको क्या कहा गया, ये एक भौतिक राशि है। यह एक सापेक्ष राशि है। सापेक्ष राशि कैसे है, मतलब कि दो चीजें एक साथ में इसके अंदर कार्य करती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सापेक्ष रूप से कार्य करती है, ये सापेक्ष राशि है।
ये कैसे, इसका प्रवाह देखो कैसे होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ प्रवाहित होती है, ये अपने पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ प्रवाहित होती है। अगर इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो एक 6ठी 7वीं क्लास के अंदर जो है एक प्रयोग दिया जाता है, एक रॉड होती है, उसके ऊपर मोम से 3 जगह मोम लगाया जाता है। तो सबसे पहले उसको एक साइड से गर्म करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पहली वाली तीली गिर जाती है, फिर सेकंड गिरती है, फिर थर्ड गिरती है। इसका मतलब यहाँ पर ऊष्मा जब उच्च हो गई तो फिर उसका प्रवाह कहाँ पर हो रहा है, आगे हो रहा है। इसका मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ उसका प्रवाह हो रहा है। तो इस प्रयोग से पता चलता है कि ऊष्मा का प्रवाह जो होता है उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ इसका प्रवाह होता है। ठीक है, ताप उष्णता का मापक है, ये तो अपने को पता ही है कि ऊष्मा क्या क्या होता है, ताप मापता है। क्या मापता है, ताप को नापता है। ऊष्मा मापने की इकाई, ये फिर से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊष्मा को कैसे नापते हैं, जूल में मापते हैं। कैसे, जूल में। ठीक है, ताप का मापने की इकाई क्या है, तो डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ताप को कैसे कैसे नाप सकते हैं, देखो ताप को कहीं पर आपने डिग्री सेंटीग्रेड में देखा होगा, ठीक है, कहीं पर आपने फारेनहाइट के अंदर देखा होगा, कहीं पर आपने केल्विन के अंदर देखा होगा। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग संबंध है, उन तीनों को संबंध आगे जो है अपने आएंगे और पेपर में प्रश्न आने की संभावना वहां से भी पूरी रहती है, तो आप स्टार मार्क वहां पर भी करना। देखो फिलहाल क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कि ताप को मापने की इकाई है डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, तीनों जो है यूनिट है ताप को मापने की। उसके बाद में देखो ताप के परिशुद्ध मापन के लिए उपकरण कौन सा होता है, तो तापमापी। ठीक है, तो देखो ये स्लाइड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रश्न इस एक स्लाइड के अंदर ही जो है वो है। देखो सबसे पहले कि ताप को कैसे मापते हैं, तापमापी से नापते हैं। ठीक है, ताप को किस किस यूनिट में माप सकते हैं, देखो केल्विन में नाप सकते हैं, फारेनहाइट में नाप सकते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड में माप सकते हैं। इसके अलावा इसकी यूनिट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊष्मा को मापने की इकाई क्या है, तो जूल जो है ऊष्मा को मापने की इकाई। ठीक है, अब देखो तापमापी बनाने में ऐसे पदार्थ का चयन करते हैं जिसकी लंबाई प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ साथ में बढ़ता है। भाई तापमापी जैसे बनाया जाता है, तापमापी ये किसका बनाया जाता है, मरकरी, Hg डाला जाता है इसके अंदर, मरकरी। ठीक है, अब इस मरकरी में क्या होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे मरकरी का जो पैमाना है वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मरकरी जो यूज लिया गया है या फिर तापमापी के अंदर जो पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है वो पदार्थ जो है वो ऐसा होना चाहिए जो ताप के साथ साथ में जिसकी लंबाई और प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ में बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ जाने वाला लिक्विड होना चाहिए, और वो लिक्विड कौन सा होता है, वो होता है एक मरकरी या फिर Hg। जैसे ताप बढ़ने के साथ पारा किसको बोलते हैं, Hg को बोलते हैं या फिर मरकरी। ठीक है, ताप बढ़ने के साथ पारे की लंबाई में समान प्रसार होता है, मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे मरकरी का जो प्रसार है वो भी होता रहेगा। उसके बाद में देखो पारे का उपयोग तापमापी में करने वाला कौन था, फारेनहाइट। ठीक है, तो अब कई बार पूछ लिया जाता है कि पारे का उपयोग जो है वो किसने किया, वो उपयोग जो किया वो किया फारेनहाइट ने। फारेनहाइट ने बर्फ का गलनांक 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, मतलब 32 डिग्री फारेनहाइट किसका है, बर्फ का गलनांक है। तो पेपर में प्रश्न आएगा कि बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक होता है। ठीक है, जनरली अपने को पता होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखो ए ऑप्शन आ जाएगा 0 डिग्री फारेनहाइट, बी ऑप्शन आ जाएगा 32 डिग्री फारेनहाइट, सी ऑप्शन 32 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन आ जाएगा 32 केल्विन। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री जो है वो क्या किसमें होता है, सेंटीग्रेड में होता है, और बर्फ का गलनांक जो होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट जो है वो इसका गलनांक होता है।
तथा क्वथनांक 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया जाता है, वह 180 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। मतलब देखो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, इसकी परास होती है। परास क्या होती है, देखो फ़ारेनहाइट के अंदर अगर तापमान जो है मापा जाता है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 32 से शुरू होगा और कहाँ तक होगा, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसके अंदर अंकित होता है। ठीक है, और ये सभी 32 से लेकर 100 तक, मतलब कि बीच में कितने हुए, 68 जो टुकड़े हैं वो 100 टुकड़ों के अंदर बराबर हिस्से के अंदर, 180 टुकड़ों के अंदर बराबर हिस्से के अंदर बांटे जाते हैं। ठीक है, ये चीज जो अपने को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अभी तक फ़ारेनहाइट की हमने बात की। फ़ारेनहाइट क्या बात की, स्टार्टिंग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है, टोटल 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, ये जो है ये कितने हिस्सों में बंटे होते हैं, ये 180 बराबर हिस्सों में, मतलब कि जो बीच का जो 68 है ये 180 बराबर हिस्से के अंदर बंटा होता है। ठीक है, ये तो फ़ारेनहाइट की बात थी। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा केल्विन। केल्विन, ठीक है, अब देखो केल्विन की परास की क्या है, 273 से 373, मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको बोलते हैं अपने, तो वो केल्विन के अंदर बोला जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता है तो केल्विन के अंदर कितना हो जाएगा, केल्विन के अंदर हो जाएगा 373 डिग्री, ये केल्विन के अंदर। ठीक है, 373 डिग्री केल्विन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो कितने 100 टुकड़ों के अंदर बांटा जाता है, डिग्री यूज नहीं करते इसमें। ये जो डिग्री है, डिग्री का यूज यहाँ पर नहीं करते, मतलब डायरेक्ट केल्विन को डायरेक्ट केल्विन ही लिखा जाता है, डिग्री का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में देखो अवस्था का परिवर्तन। देखो अब तक की अपने जो जानकारी मिली है वो ऊष्मा के बारे में मिली है, कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा कैसे परिवर्तित होती है, कौन कौन सी युक्तियां उसमें यूज आती है। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के अंदर हमने क्या पढ़ा है, संबंध पढ़े हैं। अब अपने जानते हैं कि जो अवस्था का परिवर्तन होता है, जब कोई वस्तु गलती है या जमती है तो उसके अंदर क्या क्या यूज आता है, उसके बारे में अब अपने को जानकारी मिलेगी। देखो गलन क्या है, जिस ताप पर पदार्थ ऊष्मा पाकर गलना स्टार्ट कर देता है, अर्थात द्रव में बदलने लगता है। मतलब क्या हुआ कि जिस ताप पर पदार्थ क्या है पिघलना स्टार्ट हो जाए, बस वो पॉइंट नोट कर लो, वही उसका गलन बिंदु होगा। ठीक है, जैसे 273 डिग्री केल्विन, देखो ठीक है, 273 केल्विन, 273 का मतलब क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जिस ताप पर पदार्थ ऊष्मा पाकर गलना स्टार्ट कर दे उससे क्या कहते हैं, उसे उसकी गलन की ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद में देखो क्वथनांक। क्वथनांक वह ताप जिस पर पदार्थ वाष्पीकृत होना प्रारंभ करते, तो अपने को ये परिभाषाएं आनी चाहिए। ठीक है, ये परिभाषाएं जो है वो अपने को आनी चाहिए कि देखो गलन वो पॉइंट होता है जहां पर पदार्थ गलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और क्वथनांक, क्वथन वो पॉइंट होता है जहां पर पदार्थ वाष्पीकृत होना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब देखो गुप्त ऊष्मा क्या होती है। गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के समय एकांक आयतन की दिक को दी जाने वाली आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। देखो अवस्था परिवर्तन जब होती है तो उसको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ती है, ताप देना पड़ता है। तो प्रति इकाई सेंटीमीटर को दिया जाने वाला ताप ही उसकी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। मान लो कि जैसे मान लो कि 100 ml वाटर है, ठीक है, इसको कुछ ऊष्मा दी, ठीक है, उसको कुछ ऊष्मा दी, ठीक है, अवस्था परिवर्तन के लिए। जैसे ये लिक्विड के अंदर है, ठीक है, इसको ऊष्मा दी, टोटल 100 डिग्री, ठीक है, मान लो कि 100 जूल जो है इसको ऊष्मा दी, 100 जूल। ठीक है, तो देखो 100 ml है और 100 ही डिग्री उधर क्या है, 100 ही जूल उधर क्या है, ऊष्मा। तो प्रति इकाई को कितनी मिली, 1 जूल है वो ऊष्मा मिली। तो 1 जूल उसकी क्या हो जाएगी, गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। जैसे 1 ग्राम बर्फ के टुकड़े को जल में परिवर्तित करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 336 जूल की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो अपने को ये चीज याद करनी है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा, ठीक है,
तो कितनी हो जाएगी 336 जूल। ये अपने को डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि जो बर्फ की गुप्त उष्मा है, मतलब कि अवस्था परिवर्तन के लिए दी जाने वाली आवश्यक उष्मा कितनी है, तो 336 जूल याद होना चाहिए। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो गलन की गुप्त उष्मा, देखो उष्मा है तो जूल पर केजी, ठीक है, जूल पर केजी। और क्वथन की गुप्त उष्मा, देखो जहां पर उष्मा शब्द आ जाएगा नापी तो किस में जाएगी, हमेशा जूल में ही नापी जाएगी, ठीक है। तो चाहे गलन की गुप्त उष्मा हो चाहे क्वथन की गुप्त उष्मा हो, दोनों ही किस में हो जाएगी, जूल पर केजी। जूल पर केजी मतलब कि इतने जूल 1 केजी के अंदर, जूल पर केजी, ठीक है। उसके बाद में देखो जल की क्वथन की गुप्त उष्मा, ठीक है। तो देखो बर्फ की याद कर चुके हैं 336 जूल पर केजी, ठीक है। उसके बाद में देखो जल की क्वथन की गुप्त उष्मा, जल की उष्मा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो पावर के अंदर कुछ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है ना। देखो जल की क्वथन की गुप्त उष्मा जो है 2.26 और 10 की पावर के अंदर कुछ है, ठीक है। उसके बाद में जूल पर केजी, ठीक है। उसके बाद में देखो गलन की गुप्त उष्मा के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए दी जाने वाली आवश्यक उष्मा, ठीक है। जैसे ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, उसके एकांक द्रव्यमान को उसकी गलनांक पर द्रव को दी जाने वाली उष्मा जो होती है उसकी गलन की गुप्त उष्मा, मतलब गलने के लिए दी जाने वाली उष्मा गलन की गुप्त उष्मा हो जाएगी। अब देखो क्वथन की गुप्त उष्मा, क्वथन का मतलब क्या था, वाष्प में बदलना। तो द्रव से वाष्प में बदलने के लिए दी जाने वाली आवश्यक उष्मा क्या हो जाएगी, वह क्वथन की ऊर्जा हो जाएगी। देखो द्रव को वाष्प में बदलने के लिए दी जाने वाली आवश्यक उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। तो देखो सीधा सीधा सा है, बस अपने को शब्द का मतलब पता होना चाहिए। गलन का मतलब गलना, तो गलने के लिए दी जाने वाली आवश्यक उष्मा क्या हो जाएगी, गलन की गुप्त उष्मा। उसके बाद में क्वथन की गुप्त उष्मा, तो किसी भी पदार्थ को वाष्पीकृत होने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगी, क्वथन की गुप्त उष्मा हो जाएगी। उसके बाद देखो ठोसीकरण की गुप्त उष्मा, तो द्रव के एकांक द्रव्यमान से हिमांक पर जितनी उष्मा निकाल कर द्रव से ठोस में, देखो कोई मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है, उसको जमाना है, मतलब ठोसीकृत करना उसको जमाने के लिए दी जाने वाली उष्मा उसकी ठोसीकरण की गुप्त उष्मा कहलाती है, ठीक है। ठोसीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। उसके बाद में देखो जो वाष्पीकरण होता है, मतलब कि जो जब द्रव से कोई चीज जो है गैस में परिवर्तित होती है या फिर वाष्पीकृत होने लगती है, तो वो किस किस पर निर्भर करती है। देखो वाष्पीकृत होना है तो सबसे पहले तो निर्भर करेगा तापमान, उसका कम से कम 100, जैसे मान लो पानी है तो 100 डिग्री जो है उसको गर्म करना पड़ेगा, तो उसके तापमान पर निर्भर करेगा। उसके बाद में हवा में मौजूद आर्द्रता, देखो जैसे मान लो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बिल्कुल भी क्या है आर्द्रता नहीं है, तो उसके वाष्पीकरण की संभावना ज्यादा बनेगी। क्यों ज्यादा बनेगी, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि मान लो वातावरण के अंदर शुष्कता है तो फिर मतलब कि वहां पर क्या है जाने के लिए कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम है तो उष्मा का क्या हो जाएगा ज्यादा, वाष्पीकरण की जो उष्मा होगी वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब वाष्पीकृत होना इजी हो जाएगा। आर्द्रता यदि अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा, क्यों कम होगा, देखो आर्द्रता यदि अधिक है, अधिक आर्द्रता है मतलब वहां पर जाने के लिए कंपटीशन अधिक है, कंपटीशन अधिक है तो सिलेक्शन के चांस क्या कम रहते हैं। उसी तरीके से आर्द्रता अधिक है, आर्द्रता अधिक है मतलब ऑलरेडी पानी वहां पर काफी ज्यादा मौजूद है, तो वहां पर वाष्पीकरण की संभावना कम हो जाएगी, वहां पर वाष्पीकरण के लिए अधिक उष्मा देनी पड़ेगी, वाष्पीकरण के लिए उष्मा क्या देनी पड़ेगी, अधिक उष्मा देनी पड़ेगी। और देखो और किस पे निर्भर करता है वाष्पीकरण, सबसे पहला ताप था, दूसरा आर्द्रता होगी, तीसरा हवा की गति, मतलब जो हवा की गति है उसके ऊपर भी जो है वो वाष्पीकरण जो है वो निर्भर करता है। तो ये 3 चीजें अपने को पता होनी चाहिए, पेपर में पूछ लिया जाता है कि किस किस पर जो है वो
वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। और पूछे जाने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि रीट के अंदर या फिर थर्ड ग्रेड के अंदर 8th तक की जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, 9th-10th वाले लेवल के हार्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कम आते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आने की संभावना इसलिए ज्यादा है। देखो, हवा की गति जितनी तेज होगी वाष्पीकरण की दर उतनी अधिक होगी। भाई वाष्पीकरण कब ज्यादा होगा? जैसे मान लो कि बहुत सारी ट्रेनें आना जाना करती, कोई जगह है वहां से काफी सारी ट्रेनें निकलती है, तो वहां पर नो डाउट जो है सवारी भी ज्यादा होती होगी। ठीक है, सवारी ज्यादा है इसका मतलब वो अधिक सवारी लेकर जाएगी। उसी तरीके से हवा की गति तेज है तो वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब देखो संघनन क्या है? गैस से तरल या ठोस में बदलना। ठीक है, तो गैस से तरल या फिर ठोस में बदलना। जैसे हवा होती है, बहुत ज्यादा आर्द्रता हो जाती है, आर्द्रता के बाद में वो किस में चेंज हो जाती है? वो परिवर्तित हो जाती है लिक्विड के अंदर। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि गैस से तरल या ठोस में बदलना, इस बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसी को संघनन कहा जाता है। और संघनन केंद्र क्या होते हैं? देखो, धूल के कण, धुएं की कालिक और समुद्री नमक जो होता है वो ये क्या होता है? ये संघनन केंद्र होता है। जहां पर ये पदार्थ ज्यादा पाए जाएंगे वहां पर संघनन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, उदरपातन क्या होता है? देखो, उदरपातन इसका मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में जब बदलता है। देखो, ठोस से द्रव और द्रव से गैस तो वाष्पीकरण, द्रव से जब गैस बदलता है तो वाष्पीकरण होता है। लेकिन डायरेक्ट ठोस से अगर गैस में परिवर्तित होता है तो उसको बोला जाता है उदरपातन। ठीक है, उदरपातन। देखो क्या क्या होता है उदरपातन? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो कपूर की गोली होती है उसको जब जलाया जाता है तो डायरेक्ट ठोस से गैस के अंदर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो देखो नौशादर, आयोडीन, नेफ्थलीन की गोलियां, जैसा कि मैंने बताया नेफ्थलीन की गोलियां जो होती है आदि में उदरपातन का गुण पाया जाता है। तो याद रहना चाहिए, एक है नौशादर, ठीक है, आयोडीन और नेफ्थलीन। ठीक है, ये तीनों क्या है? इन तीनों के अंदर जो गुण होता है वो उदरपातन का गुण पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, लोहा, चांदी धातुएं गर्म करने पर प्रसारित होती है। ये तो अपने जानते हैं क्योंकि लोहे की जो लोहा होता है उसको अधिक ताप पर जब गर्म किया जाता है तो उसे अलग अलग आकृतियों में ढाला जाता है, तो लोहा प्रसार का गुण पाया जाता है। चांदी की धातुएं होती है तो चांदी के अंदर भी प्रसार का गुण पाया जाता है। ठीक है, रबड़ गर्म करने पर क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना, रबड़ संकुचित हो जाता है। उसके बाद में देखो, ठीक है, उसके बाद में देखो दैनिक जीवन में ठोस का उसमें प्रसार के उदाहरण। ये उदाहरण अपने को याद रखने, पेपर में उदाहरण पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है वो उसमें प्रसार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। देखो, रेल की पटरियों के बीच में आपने देखा होगा कि दो रेल की पटरियां इस तरीके से होती है। ठीक है, उनके बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। वो स्पेस क्यों छोड़ा जाता है? उसका रीजन ये है कि जब गर्मी होती है तो गर्मियों के समय में ऊष्मा पाकर लोहा क्या होता है? प्रसारित होता है, तो उस प्रसार के लिए यहाँ पर जो है ये स्पेस छोड़ा जाता है। तो सबसे पहला क्या हो गया? रेल की पटरियों के बीच में पटरियों में स्पेस। ठीक है, और एक आपने देखा होगा कि हमारे घरों के आसपास के अंदर जो है वो टेलीफोन की जो लाइन नहीं होती है या फिर तार जो लटकाए जाते हैं वो थोड़े लूज रखे जाते हैं। लूज क्यों रखे जाते हैं? ताकि जब सर्दियां आए तो फिर उसका जब वो सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ेंगी तो वो तार जो है वो टूटे नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, विद्युत एवं टेलीफोन लाइनें गर्मी के दिनों में गर्म होकर नीचे की ओर झुक जाती है। ठीक है, नीचे की ओर झुक जाती है। रेल की पटरियों के बीच में खाली जगह है, कांच के ग्लास में एक का एक गर्म चाय डालना। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी कांच के ग्लास है, उसके अंदर अचानक से जब चाय डाली जाती है या फिर अधिक ताप के कारण से उसका उसमें प्रसार हो जाता है, फलस्वरूप वो टूट जाती है। ठीक है,
कांच की बोतल का ढक्कन जकड़ जाना। ठीक है, जनरली कांच की जो बोतल का ढक्कन है वो जकड़ जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको गैस के ऊपर ले जाकर गर्म किया जाता है। गर्म क्यों किया जाता है? क्योंकि जब वो सिकुड़ा होता है तो वो बहुत ज्यादा टाइट गर्म हो जाता है, लेकिन जब वो उसको गर्म किया जाता है तो उसका उसमें प्रसार होता है और फलस्वरूप वो क्या हो जाता है, वो एक्सपेंड हो जाता है और वो खुल जाता है। तो ये भी एक उदाहरण है कि इसका उसमें प्रसार का, उसमें प्रसार। ठीक है, अब देखो बड़े पुलों के निर्माण में गाटर के बीच में खाली स्पेस छोड़ना, तो ये तो सेम वही हो गया जो पहला पहला दूसरा नंबर जो था, रेल की पटरियों के बीच में या फिर बड़े पुल के निर्माण में गाटर के बीच में क्या छोड़ा जाता है, खाली स्पेस छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब गर्मी के अंदर उष्मा पाकर ये गाटर क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, फलस्वरूप इसके अंदर क्या होता है कि नुकसान होने की संभावना रहती है अगर खाली स्पेस ना छोड़ा जाए। अब चलते हैं, देखो दैनिक जीवन में द्रव के उसमें प्रसार, अभी हमने किसके पढ़े, ठोस के उसमें प्रसार, ठोस के। अब किसके हैं, अब द्रव के उसमें प्रसार के बारे में अब अपने जानेंगे। तो ठंडे स्थानों पर क्या होता है, तालाब के पानी के अंदर, तालाब के अंदर पानी जो होता है, पानी के जमने पर भी जीव मरते नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी क्या है, उसमें प्रसार होता है। देखो ठंडे स्थानों पर तालाबों के पानी के जमने पर भी जीवों का नहीं मरना क्या है, उसमें प्रसार। देखो जब ऊपर वाली सतह जो होती है वो पानी की जम जाती है, तो नीचे जो है उसका तापमान कम रहता है, जिसके कारण से क्या है कि पानी ऊपर तो जम जाता है लेकिन नीचे जो है उसका तापमान कम रहने से वो जीवों की क्या होती है, वो रक्षा होती है। देखो सर्दियों में पानी से भरे पाइपों का फटना, देखो जब सर्दियों के अंदर क्या होता है, जब पानी के जो पाइप होते हैं उसके अंदर पानी जम जाता है, और जब पानी जमता है तो फिर वो उसका क्या हो जाता है, उसमें प्रसार होना प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप ये भी एक क्या है, उदाहरण किसका है, उसमें प्रसार का उदाहरण है। अब देखो, अब दैनिक जीवन में क्या क्या उसमें प्रसार होते हैं, और जैसे पहले हमने द्रव का पढ़ा, पहले ठोस का पढ़ा फिर द्रव का पढ़ा, अब पूरा कॉमन पढ़ रहे हैं कि दैनिक जीवन में किस किस चीज में गैस का उसमें प्रसार होता है। ठीक है, अब देखो समान ताप वृद्धि करने पर द्रवों की तुलना में गैस अधिक प्रसारित होती है। तो सर्वाधिक प्रसारित कौन होती है, तो ठोस सबसे कम प्रसारित होते हैं। तो अब तीनों का तुलनात्मक बताया गया है कि तीनों में से सबसे ज्यादा कौन प्रसारित होता है। देखो गैस, जैसे गैस जो है वो हल्की होती है तो बहुत ज्यादा दूरी के अंदर फैल जाती है, तो सर्वाधिक प्रसार किसके अंदर होगा, वो गैस के अंदर होगा, फिर द्रव के अंदर होगा, ठोस के अंदर सबसे कम। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है, प्रश्न, ठीक है, ऊष्मीय प्रसार का क्रम, तो गैस सर्वाधिक, उसके बाद में द्रव, उसके बाद में ठोस। तो ये जो क्रम है ये अपने को याद होना चाहिए। ये प्रश्न पेपर में इस तरह के प्रश्न जो है बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है। ठीक है, अब देखो ऊष्मा का मात्रक क्या है। देखो ऊष्मा का मात्रक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जूल जो है उसका मात्रक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जूल ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन है, देखो 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा कितनी होती है, 4.18 किलो जूल। ये जो है अपने पहले भी, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊष्मा कितनी है, 4.18 किलो जूल। अब देखो ताप बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये क्या है, गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, अपनी गुप्त ऊष्मा है। 4.18 जूल का मतलब 1 कैलोरी होता है, ये अपने पहले पढ़ा था किसमें, भोजन के अवयव से संबंधित जो पहला अपना टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि 4.18 जूल का मतलब कितना है, ये होती है 1 कैलोरी। और टोटल जो है 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए कितनी देनी पड़ती है, तो 4.18 किलो जूल देनी पड़ती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये अपनी गुप्त ऊष्मा, इसको हम कह सकते हैं। अब देखो ऊष्मा का मापन कैसे होता है, ग्रहण की गई ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, किस किस बातों पर निर्भर की गई है, कोई पदार्थ कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा, वो 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, एक पदार्थ की प्रकृति, और एक होता है वस्तु के ताप में वृद्धि।
मतलब ये इस चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो वो पदार्थ जो है, ठीक है, उसका ताप कितना है, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। पदार्थ कौन सा है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है, और पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। देखो मान लो कोई पदार्थ 100 ग्राम है, ठीक है, और कोई पदार्थ 1 केजी का है, ठीक है, तो इनकी दोनों की ऊष्मा जो होगी वो अलग अलग होगी। इसका मतलब द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। अगर कोई पदार्थ ऑलरेडी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, तो ये ताप कम ग्रहण करेगा, तो इसका मतलब ताप में वृद्धि पर भी निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए एक पदार्थ हमने ले रखा है लोहा, ठीक है, एक ले रखा है हमने मान लो कोई अचालक वस्तु ले रखी है, मान लो कि कॉटन ले रखा है, रुई, ठीक है, तो अब दोनों के प्रकृति पर निर्भर करेगा। रुई जो है वो कुछ ऊष्मा ग्रहण नहीं करेगी, वो तो पहले ही जल जाएगी। लोहा जो है बहुत सारी ऊष्मा ग्रहण करेगा। इसका मतलब पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है, ताप में वृद्धि पर भी निर्भर कर रहा है और वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। ऊष्मा चालकता के आधार पर 2 प्रकार की होती है। चालकता के आधार पर एक सुचालक होती है और एक कुचालक होती है। सुचालक जिसके अंदर ऊष्मा का जो है वो परिवहन आसानी से हो जाता है उसे सुचालक बोला जाता है। जिसके अंदर ऊष्मा का प्रसार आसानी से नहीं होता उसे क्या बोला जाता है, उसे कुचालक बोला जाता है, ठीक है। देखो सुचालक धातुएं सभी क्या होती है, सुचालक होती है, और अधातुएं जो होती है अधातु सभी क्या होती है, ये अचालक या फिर कुचालक होती है, ठीक है। अब देखो सुचालक के अंदर धातु आ जाएगा, अम्लीय जल आ जाएगा, ठीक है, और कुचालक के अंदर क्या आ जाएगा, वायु आ जाएगा, गैस आ जाएगा, रबड़ आ जाएगी, लकड़ी कांच, रबड़ लकड़ी कांच ये क्या हो जाएगी, अधातु के कारण से अपने यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे ऊष्मा संचरण की विधियां। देखो एक होता है चालन, एक होता है संवहन और एक होता है विकिरण। किसी चीज को गर्म करने के 3 तरीके हो सकते हैं, एक चालन के द्वारा किया जा सकता है, एक संवहन के द्वारा किया जा सकता है, एक विकिरण के द्वारा किया जा सकता है। देखो चालन के द्वारा तो जनरली जो भी चीजें गर्म होती है, जैसे खाना बनाने का बर्तन होता है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर उसको पकड़ने का जो होता है वो लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है प्लास्टिक लगा है, ठीक है। जब इसको यहाँ से गर्म किया जाता है तो यहाँ से भी साथ में गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये क्या होता है, ये चालन का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, चालन का उदाहरण है। उसके बाद में देखो एक संवहन क्या होता है। संवहन जब होता है तो कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए इसके अंदर पानी लिक्विड रखा गया है, ठीक है, एक लिक्विड रखा गया है, तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो सबसे पहले नीचे वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये गर्म होकर ऊष्मा ग्रहण करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे और ऊपर वाले अणु जो है वो नीचे की तरफ वापस आ जाएंगे, ठीक है, और फिर नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, जो गर्म होते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर वो जाते रहेंगे। तो ये जो क्रिया होती है वो संवहन की क्रिया होती है, ठीक है। अब देखो विकिरण क्या होता है। विकिरण जो होती है वो, ठीक है, तो जो विकिरण होती है वो अत्यंत तीव्र गति से होने वाला प्रक्रम है। तो विकिरण क्या है, विकिरण तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होने वाला प्रक्रम है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में देखो संवहन क्या है। देखो संवहन में प्रारंभ में कण निम्न अवस्था में होते हैं, परंतु वे जब ऊष्मा पाते हैं तो वे उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। संवहन में क्या होता है कि नीचे वाले जो पदार्थ होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो निम्न ऊर्जा के होते हैं। ये ऊष्मा पाकर ऊपर वाले स्थानों पर जाते रहते हैं, फिर ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे आते रहते हैं, मतलब जो ठंडे मॉलिक्यूल होंगे वो नीचे आ जाएंगे और ऊष्मा ग्रहण करके वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इसको कहते हैं संवहन। और चालन केस क्या होता है, देखो देखो चालन का मतलब होता है हीट ट्रांसफर होती है, कण अपने स्थान से नहीं हटते हैं। और इसमें जो है कण अपने स्थान से हटते हैं, चालन में कण अपने स्थान से हटते नहीं है, ठीक है। और ये किसमें होती है, ये चालन होता है ठोस के अंदर, संवहन द्रव्य के अंदर विकिरण होता है। गैसीय अवस्था के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, विकिरण के द्वारा गर्म होते हैं। तो ये अपना जो टॉपिक था
ठीक है, देखो यहाँ पर संवहन की कुछ 3 लाइनें और है। देखो इसमें कणों का स्थानांतरण होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया नीचे से कण क्या चले जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जैसे पतीले के अंदर जल का गर्म होना, ये अपने को याद रखना है। ये पेपर में प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है कि पतीले में जल का गर्म होना क्या है। ठीक है, ऑप्शन आता है चालन, संवहन और विकिरण। और ज्यादातर लोग इसका क्या लगा के आते हैं, चालन लगा के आते हैं, क्योंकि जैसा कि ये प्रकरण मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, पतीला गर्म हो रहा है, पतीला गर्म हो रहा है तो पतीले का गर्म जो होना है वो है तो है चालन का गुण, लेकिन पतीले के अंदर का पानी जो गर्म हो रहा है वो किसका गुण है, वो संवहन का गुण है। ठीक है, अब देखो यह द्रव व गैस के लिए लागू होता है। तो ये हीट टॉपिक जो है ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया है, और पूरे टॉपिक के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आने की यहाँ से संभावना रहती है। तो जितनी भी बुलेट्स वाली लाइन है पूरी अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है, और पेपर में कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछे तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। और पेपर में प्रश्न आपको यहाँ से पक्का पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले सालों के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी अपने इसी स्लाइड में सभी अच्छी तरीके से कवर किए गए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।